नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुद्दे कई हैं, पाकिस्तान से संबंधित और अभी कुछ ही समय पहले हमारे एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल विदेशी मीडिया पर जमकर से हैं। गहरी नाराजगी जिसको कहते हैं। और एक भाषा एक कई बार हम लोग यूज करते थे जब प्रिंट मीडिया में थे, फटकार लगाई। तो उन्होंने विदेशी मीडिया को एक तरीके से फटकार लगाई है। और ये क्यों लगाई है? उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ किया, उसके तो सारे सबूत पूरी दुनिया ने देख लिए हैं। अमेरिका तक में हड़कंप मचा, दूसरे देशों में हड़कंप मचा, भागे-भागे रावलपिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले वॉशिंगटन तक पहुंच गए, गिड़गिड़ाने लगे हमारे सामने भी। लेकिन भारत में क्या एक भी ऐसा सबूत है, एक भी ऐसा फोटो है, जहां ये दिखाई दे रहा हो कि भारत के किसी एयर बेस पर या किसी भी अ, सामरिक ठिकाने पर वो छू तक पाए हों, कोई दाग तक लगा पाए हों? उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया में जिस तरीके से एक अभियान चलाया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, बोला कोई एक सबूत दिखा दो, कोई एक फोटो दिखा दो। दूसरे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के भीतर क्या चल रहा है और अमेरिका क्या करा कर के मानेगा पाकिस्तान में। क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि आसिम मुनीर तो केवल अब फील्ड या फील्ड मार्शल तक संतुष्ट नहीं है। अब उनकी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाधारी बन गए हैं और वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। जरदारी साहब का क्या होगा पता नहीं, लेकिन उनके बेटे के बारे में ज़रूर सूचनाएँ आ रही हैं। बिल्लो रानी जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब उनको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही एक अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के आस-पड़ोस में क्या होगा उसके बाद? तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित और जाने-माने हमारे अ, जियोपॉलिटिकल मामलों के जानकार, रक्षा सुरक्षा मामलों के जानकार आदि अचिंत। तो उन्हीं से सब समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। आदि जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आदि जी, सबसे पहले तो डोभाल साहब का जो बयान आया है, मेरे विचार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वैसे भी वो बोलते तो हैं नहीं, आम तौर पे तो जो भी उनका काम है वो करते हैं। लेकिन फंक्शन में थे और वहाँ उन्होंने विदेशी मीडिया को जम कर के लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है। इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि विदेशी मीडिया को आईना दिखाया जाए। देखिए सर, ऐसा है, आप जितना मर्ज़ी कर लीजिए, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? इट इज़ गुड, आपने आपने जो अपना स्टैंड है वो बड़ा क्लियरली रख दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसे विदेशी में जो मीडिया है उसको कुछ समझ में आएगा, वो नहीं करेगा। क्योंकि देखिए सर, इसके पीछे ये जो भी विदेश में चीज़ें चलता है, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसके पीछे बड़ी सारी आर्म्स लॉबीज़ हैं, जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो उनके आर्म्स हैं उसके अंदर होता है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर F-16 है, जब तक वो F-16 उड़ेगा तब तक विदेशी मीडिया कभी भी प्रो इंडिया, एंटी पाकिस्तान चीज़ नहीं बोल सकती। ये चीज़ हमको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए। तो सर, पैसे का मामला है, वो चीज़ बड़ा क्लियर है। दूसरा सर, एक चीज़ याद करिए, दोवल साहब का जो स्टेटमेंट है, वो बेसिकली अंदर का नैरेटिव के लिए ज़्यादा है, बाहर के नैरेटिव के लिए कम है, क्योंकि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एक किसी किसी एक 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 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में खड़े होके कुछ बोल रहे हैं, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बट यहाँ पर इंटरनली जो आपका एक नैरेटिव है, वो उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा। और ये चीज़ बड़ा क्लियर है कि भारत ने इस बारी जो पॉलिसी अपनाई है, उससे ये अभी दिखना शुरू हो गया है कि बाहर का जो नैरेटिव है, आपने उसको बोला यार भाड़ में जाओ, हम जो मर्ज़ी कर देंगे, फिर भी आप लोगों ने सुनना सुनना तो है नहीं, तो ठीक है, आप जो मर्ज़ी लिखते रहो।
हम अपने लोगों के साथ नैरेटिव खेलेंगे जिसमें थोड़ी-सी गड़बड़ें हुई हैं, तो नाउ यू कैन सी डोवल साहब जैसे आके उन्होंने एक स्टेटमेंट जैसे दिया है, सो दिस इज़ अ ओपन चैलेंज, यू नो। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भारत के अंदर भी जो इतने 25 करोड़ बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, 25-40 करोड़ बेवकूफ़ जो बैठे हुए हैं, जो हर चीज़ में सबूत माँगते हैं, एंड मैं सिटिज़नरी की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। 25 करोड़ एक सिर्फ़ बोलने का तरीका है, इसमें किसी का नंबर की बात नहीं कर रहा मैं। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो आज भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है? हमारे सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं जिनको अभी तक कुछ दिखा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, पाकिस्तान तो एकदम बढ़िया है। तो ऐसे गधों को क्या बोल सकते हैं सर? ये उनको चुप करने के लिए और उनको एक झटका मारने के लिए एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था। और दूसरा सर पाकिस्तान को भी एक क्लियर मैसेज देने को है कि और दोवल का नाम सुन के वैसे भी पाकिस्तान थोड़ा-सा यू नो थोड़ा-सा वो टेढ़ा हो जाता है। दोवल का नाम सुन के हमेशा पाकिस्तान थोड़ा अ, यू नो तो अच्छा है, दोवल साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। आई एम श्योर पाकिस्तान में आज रात को थोड़ा डर का माहौल रहेगा कि यार आज उसने स्टेटमेंट दे दिया, अब क्या होगा? तो वो डर भी अच्छा है और एक देखिए सर सबसे बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, हमने जो कुछ भी किया अभी भी पूरी चीज़ें बाहर नहीं है एंड वो इसी वजह से नहीं है बाहर क्योंकि हमारा जो एक मीडिया है, हमारी जो एक पॉलिटी है, उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है सर। उनके बलबूते से बाहर है इन टेक्निकैलिटीज़ को समझना, ठीक है? और मिलिट्री आजकल सर मिलिट्री वो नहीं रहा कि भई किसी ने 2 लाइन क्रॉस कर दी, किसी ने 5 बारी बंदूक मारी, 25 बंदे मार दिए। आजकल मिलिट्री बहुत टेक्निकल है और इनको मिलिट्री ऑपरेशंस अगर नहीं समझ में आएँगे तो ये फिर उल्टी चीज़ें निकालेंगे, उसका उल्टा मतलब निकालेंगे। तो आई थिंक उसके हिसाब से थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन में भी जो कंट्रोल रखा गया है, आई थिंक उसको भी एड्रेस इन्होंने आज किया है सर। जी। और ये जो बीच में खबरें आ रही थी, हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर ने कहीं विदेश की भूमि में बैठ कर के कह दिया कि नुकसान तो हुआ सर वो और मिलिट्री प्रेज़ेंटेशन है, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए हमको ये चीज़ बिल्कुल भी जिस जिस तरह से लेनी चाहिए वो समझ में नहीं आती क्योंकि हमको मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। जो उन्होंने बात करी मिलिटरीली जो उन्होंने चीज़ बोली है एब्सोल्यूटली करेक्ट है। बट डिप्लोमैटिकली जो चीज़ बोली है वो गलत है। इसमें एक डिफरेंस है। जो एंड यहाँ पर हमको समझ में आना चाहिए जैसे भी मिलिट्री ऑफिसर जो जाते हैं, गलती वही है कि उनको ये सेंसिटाइज़ेशन नहीं होगी कि मिलिटरीली जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, बट डिप्लोमैटिकली उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा और पब्लिक नैरेटिव पे उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो अलग हो सकता है। तो उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं बोली है। उन्होंने बोला कि भाई थोड़े सेटबैक्स हुए क्योंकि हमारे ऊपर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस थी और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस सर वॉर का देखिए वॉर इज़ अनदर आर्म ऑफ पॉलिटिक्स। लोग भूल गए हैं ये चीज़। चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है, जो लड़ाई है, जो आपकी फौजों का इस्तेमाल है, वो किसके लिए करते हैं? आपकी पॉलिटिकल जो एक राजनीतिक एक जो एक जगह पे पहुँचने के लिए ना, आपका कोई राजनीतिक टारगेट हो, उसकी तरफ जाने के लिए करते हो ना आप। किसी को मारने-धाड़ने के लिए थोड़ी आई मीन ठीक है, मैं जाके पाकिस्तान को तोड़ के आता हूँ, ये तो बेवकूफ़ी है। नोबडी डज़ दैट। तो हिस्ट्री से हमारे लिखा हुआ है कि वॉर इज़ अनदर आर्म ऑफ पॉलिटिक्स, सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो जब भी आप अपनी वो आर्म को यूज़ करते हो सर, तो पॉलिटिकली उसके उसके क्या चाहिए पॉलिटिक्स को, उसके ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि साहब हम इस देश की रूलिंग पार्टी हैं और रूलिंग गवर्नमेंट है, हमको ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद मिलिट्री बोलता है कि साहब हाँ, हाँ, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये इसमें ये चीज़ें होंगी, ये होगा, अब आप बताइए क्या करना है? अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर मिलिट्रीज़ जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है, हमारी मिलिट्री वर्क्स अंडर द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो अपने आप काम नहीं करती। अमेरिका की मिलिट्री अपने आप ही कुछ ना कुछ करती रहती है। हमारी मिलिट्री ऐसे काम नहीं करती। हमारी मिलिट्री इज़ अ डिसिप्लिन्ड मिलिट्री जो जिस ऑर्डर्स होता है उसके अंडर काम करके दे अचीव व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड टू अचीव। तो अगर वो बोले नहीं जी मिलिट्री को रिफ्यूज़ करना चाहिए था, वो सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को रिफ्यूज़ कर दिया था। साहब सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को इसलिए रिफ्यूज़ किया था क्योंकि उसको पता है अगर वो मानसून में अंदर जाता ना, तो वापस ना वो खुद आता था, ना उसकी फौज आती। ही न्यू द रियलिटी। देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ पर देयर वाज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क और रिस्क मिलिट्री ऑपरेशंस में हमेशा होता है सर।
तो ये तो सर देखिए आर्गुमेंट देने के लिए ये लप्पू लोग इनके पास कुछ और है नहीं ना। अभी बैंड बजी हुई है वो बिहार के इलेक्टो वोटर लिस्ट के अंदर ही। वहाँ पर ही रो-रो के परेशान हो रखे हैं। इनके पास कुछ और है नहीं बोलने के लिए। तो किसी तरह से काउंटर टारगेट करो। तो बस वही है सर। बाकी हमारी भी गलती है, जैसे मोहन भागवत जी आके कुछ बोल जाते हैं, कभी ये बोल जाते हमारे भी ना थोड़ा राइट विंग जो हमारा है वो थोड़ा ढीला है। इन चीज़ों के बारे में ये चीज़ें समझते नहीं है कि कौन-सी चीज़ किस तरह बोली जाती है और कहाँ बोली जाती है। बट ठीक है सर, कोई और बात नहीं। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। मेन बात ये भी है। अरे सर वो तो छोड़ दीजिए, आप कब बोलिए, कब ना बोलिए वो कोई पंगा नहीं है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपकी हर चीज़ जब आप बोलते हो उसका 25 तरह से अ, उद्धार किया जाएगा, बताएगा कोई भई 25 एंगल डिफरेंट निकालेगा उसके अंदर। तो आप सोच लीजिए अब वो ना सर बोलते हैं ना कई लोग थोड़ा-सा वो हो जाते हैं कि भई नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग अच्छे हैं। ठीक है। शत्रु बोध बोलते हैं सर इसको। माफ़ी चाहूँगा बट लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया में भी, हमारे आपके वीडियोज़ पर भी, कि आप क्यों पर्दादारी रख रहे थे? आपको स्पष्ट बता देना चाहिए था कि पाकिस्तान के ये विमान गिरे हैं, हमें ये नुकसान हुआ है। जो बाद में चीज़ सामने आई है कि भई एक राफ़ेल को नुकसान हुआ, लेकिन वो टैक्टिकल भूल थी, वो परेशानी दूसरी थी, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो ये सब पहले से स्पष्ट बताने में क्या परेशानी थी? आपको क्या फ़ायदा मिलेगा किसी को पूरी बैटल पिक्चर बता के सर? नहीं, कुछ भी नहीं। अफ़वाहें जो उड़ती हैं या सर जो अफ़वाहों के चर्चाएँ चक्कर तमाम में तरह की बेहूदगी जो करेक्ट होती है, वो तो कम से कम खत्म होगी ना। नहीं खत्म होगी सर। आपको लगता है खत्म होगी सर? मिग-21 जब आपका 2019 में गिरा था, आपने तो खुले में आके बोला था, "जी, अभिनंदन के साथ ये हुआ, मिग-21 गिरा है हमारा।" क्या खत्म हुई? कोई खत्म नहीं हुई। देखिए सर, ये जो बेहूदगियाँ है ना, ये कभी खत्म नहीं होंगी। चाहे आप जितना सच बोल लो, जितना झूठ। मैं वापस आपको चाणक्य नीति की बात बताऊँगा कि भई चाणक्य ने एक चीज़ बोली है कि साहब अगर आप अपनी जो आपको मार पड़ी है, अगर वो किसी को बता रहे हो, उसके अंदर फ़ायदा आपको होना चाहिए तभी बताओ, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। सब फ़ायदे की बात है यहाँ पर, आपको ये चीज़ देखनी है, किस जगह में मुझे फ़ायदा है। इज़राइल को इतनी मार पड़ी है सर, आज तक कभी एक पेपर में कहीं एक आपने फ़ोटो देखी है? खुले में है सर, तेल अवीव के अंदर बिल्डिंगें नीचे ज़मीन पे हैं इस टाइम पे। फ़ोटो देखी है किसी ने? हमने भी नहीं डाली, ना उन्होंने डाली है। मैं क्यों बोलूँ? क्या फ़ायदा मुझे उसका? अब आप बोलोगे सर पाकिस्तानी वाले बता देते। जी, पाकिस्तानी वाले बता सकते हो, लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तानी वाले बताओगे तो आपको बताना पड़ेगा आपने कैसे ठोके उनको। अब जैसे ही वो सवाल आते हैं, तो फिर और 25 चीज़ें आ जाती हैं। फिर वो आप टैक्टिक्स में घुस जाते हो, जो आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं दु आगे जाके। तो सर जब तक आपको क्लियर फ़ायदा नहीं है, तब तक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आई एम ऑफ द क्लियर ओपिनियन कि जो भी चीज़ चल रही है, हाँ, थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर कर सकते थे। बट अगर कोई बोल रहा है कि भई ये एक रीज़न है जिस वजह से कम्युनिकेशन खराब है, नहीं सर। चलिए, अब आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालातों पर। ये जो चर्चा चल रही है कि आसिम मुनीर जो हैं वो उनके भीतर हिलोरे मार रही हैं कि राष्ट्रपति बन लिया जाए, और जब से वाशिंगटन से लौटे हैं, व्हाइट हाउस में लंच करके लौटे हैं, तब से तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही स्तर का है। कराची का भाषण, उसके बाद तमाम तरह की अटकलें, अफ़वाहें, सच्चाई कितनी है और अफ़साने कितने हैं? देखिए सर, क्या बोल सकते हो सर? मज़ाक बना रखा है सर और कुछ नहीं। अब आप देख लीजिए। इसका जवाब थोड़ा डिफरेंट दूँ सर अगर आपकी इजाज़त हो, आपका परमिशन जी, हो जी। क्योंकि देखिए सर ऐसा है, जो एक सिचुएशन आज है, उसके अंदर पाकिस्तान को फ़ेवर करता है कि डिस्कशन उस पे ना हो जो हुआ है, लेकिन उस पे हो जो नहीं हुआ है। ये एक नैरेटिव की बात है सर, ग्राउंड की चीज़ नहीं है ये।
ये एक नैरेटिव की बात है, ठीक है? तो उसमें हो क्या रहा है? ओ जी हमने रफ़ाइल ठोक दिए, ओ जी हमने ये कर दिया जी, ओ जी हमने वो क रोज़ एक नई स्टोरी बना के एक छुतरी छोड़ देते हैं आपके बीच में, ठीक है? अब होता क्या है उससे भारत में पंगे हो जाते हैं, ओए होए होए! ऑपोज़िशन वाले पकड़ लेते हैं, शाम को डिबेट हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये वो चाहते हैं सर, क्योंकि वो आपको डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, अभी थोड़े टाइम पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बंद कर दिया, तो भारत में एक वो जो हाय जी आरज़ू काज़मी का अकाउंट बंद हो गया, वो तो अच्छी लड़की है। अब ये डिफ्लेक्शन है सर। हम सबको पता है कि वो सारे लोग आईएसआई के हैं, ठीक है? लेकिन अब उन्होंने ये बैन कर दिया तो वो क्या कर रहा है, वो आपके दिल में एक एक डाउट डाल रहा है, यार मैंने गलत तो नहीं सोचा था उसके बारे में। ये डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन मतलब गोली यहाँ जा रही है, इसको लग के उधर चली जाती है। ये ऐसे करते हैं। तो जो पाकिस्तान में इस टाइम पे हो रहा है वो किसी को बताना चाहते नहीं है। अब 2 थॉट प्रोसेस हैं इसके साथ। एक कहता है कि ये आर्मी चीफ बन के रहेगा और शायद से ज़रदारी को निकाल के किसी और को प्रेज़िडेंट बना दे। दूसरा कहता है कि ये ज़रदारी को हटाएगा, शहबाज शरीफ को हटाएगा, बिल्लो रानी को लेके आएगा और उसके खुद प्रेज़िडेंट बन जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर बड़ी-बड़ी सवाल हैं सर। पहले सिचुएशन में आर्मी क्या बोलेगी? क्या आर्मी चुप रहेगी? इतने सारे जो कोर कमांडर हैं जिनको भी आर्मी चीफ बनना है, क्या वो चुप रहेंगे? या फिर ज़िया-उल हक की हालत होगी जब वो उसने एक बंदे को 4 सितारे देके अपनी कुर्सी पे बिठाया और 3 साल के बाद ज़िया-उल हक एक आम की पेटी के चक्कर में टिचकियाँ हो गया। पहले सिचुएशन के अंदर आसिम मुनीर एक लीडर तो नहीं बनता बट फील्ड मार्शल बन गया है, ये बन गया है तो उसको पर्सनल गेन तो है ही है। बट आर्मी की तरफ से काफ़ी उसको पुशबैक आ सकता है। दूसरी सिचुएशन में अगर आप देखें कि अगर ये इसको शहबाज शरीफ को हटा के बिल्लू रानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जो मरियम नवाज़ बैठी है ना सर वहाँ पर, जिसका कई लोग बोलते हैं इसके साथ चक्कर-चुक्कर भी है, वो चीज़ छोड़ दीजिए, बट उसकी भी तो एम्बिशंस हैं, वो चुप रहेगी। तो देखिए ये बड़ी गंदी सिचुएशन है इसके लिए, ये बड़ी खराब सिचुएशन होगी इसको यहाँ पर। करने की इसकी कोशिश ये है कि क्योंकि और अमेरिका से भी इसको काफ़ी बैकिंग रहेगी कि क्योंकि अमेरिका सर एक बंदे से डील करना चाहता है, ही डज़न्ट वांट टू डील विद सो मेनी पीपल। क्योंकि देखिए सर अमेरिका और पाकिस्तान की कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक बोलते हैं ना मौके पे चौका है, चांस पे डांस, मौके पे चौका। अब ऐसा कुछ देख लीजिए, अब उसको अमेरिका को कुछ पाकिस्तान में दिखता है, तो वो आके पाकिस्तान से बात करता है। पाकिस्तान को अमेरिका से पैसे चाहिए, तो वो अमेरिका से बात करता है और कुछ नहीं है, देयर इज़ नो सिमिलैरिटी गालियाँ देते हैं एक-दूसरे को पीछे से। एक-दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है और अमेरिका ये चाहेगा कि कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैन टाइप कोई निकले जिससे हम थोड़ा बात-बूत कर सकें, थोड़ा जो मिनरल-मुनरल चाहिए हमको वहाँ से ले सकें। और तीसरा चीज़ जो चाइना घुसा हुआ है यहाँ पर वो थोड़ा साइड करे। ये अमेरिका के इंटरेस्ट में रहेगा एंड वही चीज़ हमको होती हुई दिख रही है यहाँ पर, कि कहीं न कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए ये पूरा चीज़ पाकिस्तान बदला है और यहाँ तक कि आसिम मुनीर का भी जो प्रोफाइल खड़ा किया जा रहा है उसके इंटरेस्ट के लिए किया है। लेकिन एक चीज़ याद करिएगा सर, जो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी नीचे भी आएगा। तो ये ज़्यादा टाइम अब टिकेगा नहीं टिकेगा वो अलग है, बिकॉज़ पाकिस्तान ही नहीं टिकने वाला तो फिर बाकी सब तो छोड़ दीजिए सर। और इधर ये जो बिल्लो रानी का बयान आया था कि साहब हम हाफिज़ सईद और मसूद अज़हर को भारत को सुपुर्द करने को तैयार हैं, ये क्या है? सर उसके बाप की तरफ से ऑब्वियसली उसके बाप को पता चला होगा, क्या हो रहा है, ज़रदारी को। अब वो ज़रदारी को पता तो चला होगा, उसने अपने बेटे से मैसेज भिजवा दिया कि भई ऐसे मत करो यार, हम ऐसी-ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए सर पाकिस्तान में ना ये सब चीज़ें होती हैं, ये मैसेजिंग होती है। दे आर मैसेजिंग विद ईच अदर। बट एक चीज़ बड़ा क्लियर है सर कि पाकिस्तान में एक ही बंदा चलाता है, वो है आसिम मुनीर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो हाँ, ये थोड़ी नेगोशिएशन कर सकते हैं, थोड़ा इधर-उधर मैसेजिंग कर सकते हैं, बट बियॉन्ड व्हिच मेरे को कोई इतना ज़्यादा सब्सटेंस दिखता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपने देख लिया उसके बाद क्या उसका नाम? हफीज़ सईद का बेटा, उसने आके बड़े खुले में बैंड बजाई है इसकी कि बेटा तू ज़रा निकल जा यहाँ से। तो ये हो भी सकता है कि भई कहीं 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 न कहीं आर्मी चीफ ने भी उकसाया हो उसको, आर्मी की किसी गुट ने उकसाया हो। क्योंकि सर आर्मी भी अकेली नहीं है ना सर, ठीक है? आर्मी भी अकेली नहीं है, आर्मी में भी बड़े सारे गुट हैं। एक एक तरफ सोचता है, एक तरफ सोचता है, एक तरफ सोचता है, एक तरफ सोचता है। बड़ा अजीब-सा इनका सेटअप है, तो अगर आपको लगता है कि आर्मी मतलब एक ही सारे हैं, ना, 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 ना। उसके अंदर भी बड़े सारे गुट हैं जो एक 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 नया अ, क्या बोलते हैं, एक नया गुट होगा, एक पुराना वो जिहादी गुट होगा, एक अमेरिका प्रो गुट होगा, एक चाइना प्रो गुट होगा, तो बड़े सारे इनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। आपस में ही लड़ते हैं ये इसी चक्कर में। जी। और ये जो आजकल चाइना से भी कुछ बहुत अच्छे रिलेशन पाकिस्तान के नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई हुँ। इश्यूज़ हैं जिन पर कुछ तना-तनी तो है, कुछ गड़बड़ तो है और जब से ये वाशिंगटन होकर के आए हैं, चाइना को ज़ाहिर है कोई अच्छा तो लग नहीं रहा होगा। वो तो बात ठीक है आपकी सर, लेकिन चाइना देखिए ये दोनों कंट्री इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? इनको जब तक यूज़ कर सकते हैं, वो करेंगे। क्योंकि इसके अंदर देखिए सर 2-3 चीज़ें हैं। अपने काम करे बिना अब जैसे चाइना पाकिस्तान को भारत के साथ लड़वा के आपको तंग कर सकता है और बिल्कुल उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ़ अपने हथियार देने हैं, थोड़े पैसे-पूसे लग जाएँगे। बट पाकिस्तान को डैमेज है, तो चाइना उसको धो रहा है अच्छे से, खुले में एक्चुअली। वो पुराने ज़माने में बैट होता था ना कपड़े धोने वाला सर, उससे धोता है पाकिस्तान को वो। मरवाता उसको है, काम अपना कराता है। उस हिसाब में उसने भारत के लिए एक एक सेकंड फ्रंट टाइप खोला हुआ है और आपको एक थ्रेट दे रहा है वहाँ से। तो उसको ये पता है अगर ये पाकिस्तान हट गया तो भारत का पूरा फ़ोकस इस तरफ जाएगा और फिर गड़बड़ होगी। तो वो पाकिस्तान को रखेगा अपने पास। तो आपको ये जो बैलेंस आप की बात कर रहे हो ना, ये चलता रहेगा सर ऐसे ही। जब तक पाकिस्तान की अपनी वायबिलिटी खत्म नहीं होती है, वो ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ये ठुक रहे हैं सर, जिस तरह से केपीके बलूचिस्तान में इनकी बैंड बज रही है अभी, ये इनकी वायबिलिटी ज़्यादा नहीं है। इधर बलूचिस्तान में तो लगातार पाक मिलिट्री पर अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर मिलिट्री मारी जा रही है। तो वहाँ की क्या सूचनाएँ हैं आदि जी? क्या सिचुएशन है इस समय वहाँ पे? पिछले 30-35 घंटों में उन्होंने 17 जगहों पे अटैक किया सर एक साथ। उसके बाद एक जगह और अटैक करा जहाँ पर इनके 10 आईएसआई वाले उठा के ले गए। सो सिचुएशन बड़ी खराब है सर, ऊपर टीटीपी ने भी एक नया ग्रुप लॉन्च करा है, उसने भी जाके ठोका है इनको। सिचुएशन बड़ी खराब है एंड ये पाकिस्तानी बड़ा अपना छाती-वाती पीट रहे हैं। छाती तब तक पीटते रहेंगे जब तक पंजाब में आँच नहीं आती। जिस दिन पंजाब का बाउंड्री क्रॉस हुई, उस दिन रोना निकलना शुरू हो जाएगा इनका सर। तो सिचुएशन बड़ी टेढ़ी है, वहाँ पर अभी कोई इनके पास ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। और ऊपर से अभी देखिए पानी निकला है खूब सारा, तो कई जगहों पे थोड़ी बाढ़-बूढ़ भी आई, ये सब हुआ, कई जगहों पे सूखा है, तो बलूचिस्तान में स्पेशली आपने महारंग और इन लोगों को अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। रोज़ वहाँ पर कुछ ना कुछ होता है और चाइनीज़ वहाँ से अभी सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। उनको भी पता है भई लाइफ कम हो रही है, तो जितना निकाल सकते हैं निकाल के लेके जा रहे हैं, सोने की खानों में से और उसको अभी वो बलोच रास्ते में मिलते हैं, वो ट्रक चला देते हैं पूरे। तो अभी तो केओस है सर। एक चीज़ डेफिनिटिवली बोलना बड़ा डिफिकल्ट है, बट एक चीज़ मुझे ये बड़ा क्लियरली पता है कि बलोच अपने आप को इस टाइम पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नया इक्विपमेंट, नए चीज़ें, नए कम्युनिकेशन, नए काफ़ी कुछ कर रहे हैं सर वो। ट्रेनिंग ये वो सब कुछ हो रहा है। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकाला आपने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।